हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सॉलिड स्टेट के 12वें लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। यानी कि 11वें लेक्चर तक हमने थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। उस थ्योरी पर यानी कि 10वें और 11वें थ्योरी पर जो हमारा एक न्यूमेरिकल आता है, तो उसके बारे में न्यूमेरिकल को पहले चर्चा करते हैं कि थ्योरी के बाद जस्ट न्यूमेरिकल अगर देखेंगे आप लोग तो आपको प्रश्नावली लगाने में, यानी कि जो चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर के अंत में प्रश्नावली लगाने में क्या होगी, काफी आसानी होगी। इसलिए क्या होता है कि थ्योरी के बाद हम एक एक एग्जाम्पल को समझते चलते हैं कि कैसे इसको लगाया जाता है। तो इस न्यूमेरिकल को काफी इजी तरीके से, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से आज हम बताएंगे आप लोगों को। जरा सा भी आपको यानी कि ये नहीं महसूस होगा कि काफी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है, यानी कि काफी आसान न्यूमेरिकल। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या हमारा है कि फलक केंद्रित यानी एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जो हमारा संरचना के एक यौगिक क्रिस्टल जालक तत्व ए के आयनों से बना हुआ है। यानी कि कोई एफसीसी का क्रिस्टल जालक है, वह तत्व ए अर्थात कोई तत्व है, उसका नाम ए दे दिया है ना। वह ए के जालक से यानी कि ए तत्व के आयनों से बना हुआ है। उसके बाद कह रहा है और तत्व बी जो हमारा यानी दूसरा तत्व जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वो क्या है हमारा बी आयन सभी चतुष्फलकीय छिद्रों में उपस्थित है। अर्थात जब हमारा एफसीसी क्रिस्टल तैयार हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं होल क्रिएट हुआ। हमने एफसीसी अर्थात इसका जो छिद्र के बारे में भी बताया था, है ना। तो उसमें क्या है कि छिद्रों में कह रहा है क्या, बी हमारा तत्व जो है वो चतुष्फलकीय छिद्रों में उपस्थित है ना। यौगिक का सूत्र बताइए सीधा सीधा। यानी आपको कहा है कि कोई एक क्रिस्टल एफसीसी तैयार हो रहा है जिसमें ए आयनों से मिलकर के और बी जो हमारा है वो चतुष्फलकीय छिद्रों में उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, जैसे अभी के 11वें लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आ गया न्यूमेरिकल तो आपको यौगिक का सूत्र पूछ लेगा, है ना। तत्व का नाम कोई दे देगा संकेत के रूप में, तो आपको यौगिक का सूत्र लिखना है। उसके बाद जैसे क्या है यौगिक क्रिस्टलीय यौगिक क्या था हमारा NaCl, अभी के लेक्चर में बताया गया था। SCl यानी कि सीजियम क्लोराइड बताया गया था, रॉक साल्ट बताया गया था, ये सारी चीजें। तो वो क्या एक सूत्र लिखा था, यानी NaCl यौगिक का सूत्र था। उसी प्रकार से जो ये संरचना बन रही है, इस संरचना से हमें एक यौगिक का सूत्र निकालना है आपको, है ना। तो यौगिक का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि इसमें कौन कौन सा तत्व है। तो दिया है क्या, एक ये है और एक दूसरा बी है। इसका मतलब जो यौगिक का सूत्र बनेगा उसमें दो ही एलिमेंट आएंगे, कौन, और ए और बी आएगा। अब ए और बी की संख्या देखना है कि किस तरह से हमारा सूत्र लिखा जाएगा, यानी ए बी लिखा जाएगा या A2B लिखा जाएगा या AB2 लिखा जाएगा। आपको ये सोचना है, क्योंकि 11वें लेक्चर में बताया गया था कि जो हमारा क्रिस्टल यौगिक आता है वह AB या AB2 या A2B प्रकार के क्रिस्टल यौगिक होते हैं। तो वह सूत्र था, एक प्रकार का सूत्र लिखा गया था समझने के लिए। तो ऐसे हमारे पास क्या है कि अगर सपोज दैट यहाँ ए और बी है, अब उसी सूत्र को लिखना है कि ए बी होगा या A2B होगा या AB2 होगा, है ना, क्या होगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जब तक ए की संख्या ना पता चल जाए और बी आयनों की संख्या ना पता चल जाए, यानी अभी 11वें लेक्चर में ही बताया गया था कि क्या होता है क्रिस्टल जालक जो तैयार हुआ उसमें आयनों की संख्या पूछते हैं, है ना। आयनों की संख्या भी हमने बताया था कि धनायन कितने होंगे और ऋणायन कितने होंगे। तो आपको उसी को समझ करके, उसी को दिमाग में लेकर के सबसे पहले यहाँ हमें आयनों की संख्या को डिफाइन करना होगा। अब जब आयनों की संख्या डिफाइन हो जाएगी तब हम उस सूत्र को आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यानी कि इसमें क्या है, अगर कहा गया कि एफसीसी है, एफसीसी क्रिस्टल जालक तत्व ए के आयनों से बना, यानी कि तत्व ए का आयन जो हमारा होगा उसके तत्व ए के आयनों से मिलकर के वो बना है। अब हमारा तत्व ए जो है, देखिए टोटल इसमें परमाणु की संख्या क्या बता दिया, ए। यानी हम कह सकते हैं एफसीसी क्रिस्टल जालक में तत्व ए के आयनों की संख्या जो है वो सपोजेट n है। क्या है, n है। यहां से सॉल्यूशन क्या होगा, माना तत्व ए के आयनों की संख्या एफसीसी में क्या है, n मान लेते हैं, हो गया। अब n जब मान लिए हैं तो यहां से अब देखना है b के आयनों की संख्या। तो यहां से लिखेंगे तथा b के आयनों की संख्या। अब b के आयनों की संख्या निकालने के लिए आपको यह सोचना होगा कि एफसीसी में अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय का क्या संबंध होता है परमाणुओं की संख्या के साथ, है ना। यानी यहां लिख सकते हैं परमाणुओं की संख्या भी लिख सकते हैं, क्या है
परमाणुओं की संख्या। हो गया। तो अब ये सोचना है आपको, तो इसका क्या है, हमने इसके पिछले लेक्चर में भी उसको डिस्कस किया था कि क्या है अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या के बारे में। तो वहां एक थ्योरी हमने बोला था कि परमाणुओं की संख्या और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या तथा चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या का अनुपात जो होता है वो हमारा क्या था, 1, यानी कि 1:1:2, यानी कि रेशियो जो हमारा आता है परमाणुओं की संख्या, अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या और चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या का अनुपात क्या आता है, 1:1:2, यानी ये आता है। तो थ्योरी में क्या बोला हमने, परमाणुओं की संख्या पहले बोला, फिर क्या बोला, अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या, फिर क्या लास्ट में चतुष्फलकीय। यानी कि जो परमाणुओं की संख्या होगी उसमें केवल, यानी परमाणुओं की संख्या और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या क्या होगी, लगभग बराबर होगी, यानी ये बराबर होगी। और जो हमारा चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या होगी वो क्या होगा, यानी कि परमाणु की संख्या का 2 गुना होगा। ये क्लियर हुआ। तो यहां से जब पता चला हमें कि परमाणुओं की संख्या का 2 गुना क्या हो रहा है, चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या। अब यहां से आपको सोचना है कि हमारा अगर बी आयन चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या में उपस्थित है तो वहां से हम ये देखेंगे छिद्रों की संख्या कितनी टोटल होगी, परमाणु की संख्या की 2 गुनी होगी, है ना, क्योंकि यहाँ संबंध दिखाया गया। तो परमाणु की संख्या की 2 गुनी जब होगी और हमारा पूरा बी का जो आयन है वह बी क्या है, चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या में उपस्थित है। तो इसका मतलब टोटल कितना होगा, यानी कि बी के आयनों की संख्या 2n होगी। क्यों, क्योंकि जब छिद्रों की संख्या 2n होगी तो बी के आयनों की संख्या भी क्या होगी, 2n होगी। क्लियर। तो यहां से लिखेंगे हम 2n। हो गया। यहां से लिख सकते हैं ना, छिद्रों की संख्या, चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या लिख सकते हैं समझने के लिए, चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या यह। अब इतना हो गया क्लियर। अब क्या हमें बनाना है, यौगिक बनाना है ना। यौगिक बनाने के लिए क्या करना है, देखिए अब यौगिक का सूत्र, अब यानी अतः, डायरेक्ट कुछ करना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं है, अतः यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र में क्या चाहिए हमको, ए चाहिए और बी चाहिए, है ना। ए हमारा क्या है, कितनी बार है, यानी संख्या टोटल कितना है, ए ये हो गया अकेले। बी का क्या होगा, है ना, बी का क्या होगा 2b। तो यहां से 2n लिखा है, इसका मतलब आयनों की संख्या कितनी बार है, यानी बी हमारा कितना बार, टोटल 2 बार है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या होगा, B2। ये कैसे आया इसको भी बता दें एक बार फिर से, अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो यहां से हम ये कह सकते हैं ए, देखिए यहां से सपोज दैट, और इसको लिख भी सकते हैं सपोज दैट करो या ना करो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए के आयनों की संख्या है, ए के आयनों की संख्या अनुपाते बी के आयनों की संख्या, टोटल लिखेंगे क्या, n, ए के आयनों की संख्या क्या n है, और अनुपात बी के आयनों की संख्या क्या है 2n है। तो ये कैंसिल, तो कितना आया इसका अनुपात, यानी रेशियो आया 1 अनुपाते, यानी कि 2, 1:2 आ गया। अब 1:2 आया तो यहां से हम समझ सकते हैं कि ए के परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, और बी के परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसी प्रकार ये हमारा है AB2, यानी कि क्या होगा, AB2 आंसर आ गया। तो इस प्रकार की क्रिस्टल जाला का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, AB2 होगा। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसी के देखिए नीचे लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक यौगिक में तत्व Y के ऋणायनों का CCP, यानी क्या है ना, क्लोज क्यूबिक पैकेट जो हमारा है ये क्या है, CCP जालक है, और तत्व यक्ष के धनायन 1/4 अष्टफलकीय छिद्रों में है, यौगिक का सूत्र बताइए, है ना। यौगिक का सूत्र जो होगा वो क्या होगा, यहां से देखना है, यौगिक का सूत्र पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कहा है कि एक यौगिक Y के ऋणायनों का, जो Y एक ऋणायन है ना, उसमें CCP जालक है, और यक्ष क्या है, धनायन हमारा है, वो 1/4 अष्टफलकीय क्या है, छिद्रों में उपस्थित है, यानी कि अष्टफलकीय के छिद्र में 1/4 हिस्सा उपस्थित है, किसका, धनायन का। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, है ना। कोई भी क्वेश्चन पढ़िए आप तो उसको ध्यान से पहले 1-2 बार पढ़ लीजिए कि ये वास्तव में क्या कह रहा है, नहीं तो जल्दबाजी में क्या होते हैं बच्चे, इसको समझ में आ गया, पता चलता है, जल्दबाजी में इसको भी वैसे लगा के रख देते हैं, गलत हो जाता है। तो आपको ये सोचना है कि हाँ वास्तव में ये क्या कह रहा है ना। यहाँ धनायन ऋणायन नहीं कहा था, केवल आयन कहा था। हो गया क्लियर।
लेकिन यहाँ धनायन और ऋणायन कह दिया है। ऋणायन में कह रहा है सीसीपी जालक तैयार हो रहा है। अब आपको सोचना है कि सीसीपी जालक क्या है। सबसे पहले तो सीसीपी जालक क्या है हमारा, यानी क्लोज क्यूबिक पैकेट जो है वो किसके अंतर्गत आता है। अब इसको आपको सोचना है, यानी कि अगर नहीं याद आ रहा है तो आप पिछले लेक्चर में जाके देखिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, यानी कि सीसीपी और एचसीपी के बारे में, है ना। सीसीपी और एचसीपी वास्तव में बेसिकली क्या है, एफसीसी के अंग ही है, यानी एफसीसी के ही अंतर्गत आए जाते हैं, क्योंकि सीसीपी और एचसीपी में ही हमारा अष्टफलकीय छिद्र और चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या, है ना, का डिफाइन किया जाता है, और वो संख्या उसी जगह पे क्रिएट होती है जब ये स्ट्रक्चर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि सीसीपी हमारा क्या है, एक प्रकार की एफसीसी है। तो यहाँ से एक मिनट, तो यहाँ से थ्योरी क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन में कि क्या होगा, y के ऋणायनों की संख्या, सपोज दैट माना y के ऋणायनों की संख्या सीसीपी में मान लेंगे क्या n है, सपोज दैट माना हमने n, और वही क्या है, एक प्रकार से परमाणुओं की संख्या, जैसे यहाँ था क्या था, वही परमाणुओं की संख्या, यह हो गया। अब अगला क्या है, y के धनायनों की संख्या, लेकिन ध्यान देना y के धनायन 1/4 हिस्सा है ना। तो यहां से सबसे पहले हम लिखेंगे कि y का धनायन जो हमारा 1/4 हिस्सा उपस्थित है, तो क्या होगा, 1/4 हिस्सा जब उपस्थित है तो यहां से 1 मिनट के लिए पहले लिख लें, और या फिर ऐसे थ्योरी रहने दें। अब इसको एक चीज आगे इसको देखेंगे, पहले क्या है, अष्टफलकीय नाम दिया ना, यहाँ अष्टफलकीय नाम दिया है। तो अष्टफलकीय से पहले क्लियर करिए कि अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या कितनी होगी इस संख्या के आधार पर, हो गया। यानी इसको लिखने से पहले आप उसको क्लियर करिए कि इस संख्या के आधार पर अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या क्या होगी, फिर वही थ्योरी आएगी जो यहाँ हमने 1:1:2 लिखा था, है ना। वहां क्या था, परमाणुओं की संख्या और अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या का अनुपात 1:1:2 होता है। तो वहां से क्या क्लियर हुआ कि जो परमाणुओं की संख्या होगी वही हमारी क्या होगी, अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या, और चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या क्या होती है, दुगनी होती है। तो यहां से अगर सोचें कि हमारा जो परमाणु की संख्या अगर n निकल गया तो अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या भी क्या होगी, n होगी। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ अष्टफलकीय छिद्रों में क्या, 1/4 अष्टफलकीय, अर्थात अष्टफलकीय जो छिद्र क्रिएट हो रहा है वह क्या है, 1/4 है, क्या है, 1/4 है। तो परमाणुओं की संख्या का 1/4 भाग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम x के धनायनों की संख्या, है ना, तत्व की संख्या यानी परमाणु की संख्या का 1/4 क्या है, परमाणु की संख्या का 1/4 संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या का 1/4 भाग, यानी क्या है, चौथाई भाग। अब चौथाई भाग जब है तो परमाणु की संख्या हमारी कितनी है, n है, तो n का चौथा हिस्सा क्या होगा, n/4 होगा, यानी कि x के धनायनों की संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, n/4 हो गया। अब n/4 हो गया। अब इन दोनों का अगर अनुपात देखा जाए, यानी जैसे यहाँ था, है ना, अनुपात देखेंगे तो ध्यान दीजिए एक अनुपात देखने के लिए बहुत बच्चे गलती करते हैं। यहाँ क्या होगा कि आपको गलतियां हो जाती हैं, कैसे कि आप में क्या है कि इसको ऊपर रख देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, तो गलती हो जाती है इसमें। अब गलती क्या है कि अगर आपको कहा गया है कि हमारा इसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा कि जब यौगिक लिखा जाता है तो यौगिक में सबसे पहले यौगिक में देखिए धनायन और ऋणायन कौन कौन है, यानी धनायन पहले लिखा जाता है या ऋणायन पहले लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है, सबसे पहले धनायन लिखा जाता है ना, उसके बाद क्या लिखा जाता है, ऋणायन लिखा जाता है। ये बात क्लियर हुई। तो आपको इतना सोचना है कि धनायन और ऋणायन में धनायन पहले होता है, ऋणायन बाद में होता है। कोई भी यौगिक लिखा है अगर, जैसे NaCl लिखा है ना, अगर ना समझ में आए तो देख लीजिए आप, NaCl अगर लिखा है तो ये धनायन ये ऋणायन हो गया, HCl लिखा है तो ये धनायन ये ऋणायन हो गया, ये CS और Cl लिखा है तो ये धनायन ये ऋणायन, ये ना। यानी कि जितने भी यौगिक लिखे जाते हैं वो सब क्या है, बेसिकली पहले धनायन वाला तत्व होता है, उसके बाद ऋणायन वाला तत्व होता है। तो इसमें जब हम रेशियो लिखेंगे तो रेशियो में क्या आएगा,
मिटाने के लिए। रेशियो में क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम धनायन का रखेंगे, उसके बाद अपॉन करके ऋणायन का रखेंगे। तो यहां से लिखेंगे, है ना, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात। क्या लिखेंगे, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, धनायन क्या हमारा n/4 होल बाई, ये होगा ना। पहले धनायन हमने लिखा क्योंकि धनायन हमारा क्या था, x था, ध्यान दीजिएगा, भले ये पहले लिखा है लेकिन हमने क्या लिखेंगे, हम धनायन पहले लिखेंगे। उसके बाद ऋणायन क्या था, n था, n लिख दो, हो गया। अगर इसको 1/1 करेंगे तो ये क्या होगा, n नीचे आएगा यानी कि ये ऊपर जाएगा यानी 1/4 होगा। तो यानी n कैंसिल आया क्या, देखिए 1/4 थोड़ा सा विस्तार से लिख देते हैं, और 1/1 तो क्या होगा, 1/4 होगा। 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। यानी कि अनुपात क्या है, रेशियो क्या आया, 1/4। इसका मतलब यहाँ से क्लियर एक चीज हुआ कि सबसे पहले क्या था, धनायन था, तो धनायनों की संख्या है ना क्या हुई, 1 हुआ, और ऋणायनों की संख्या क्या हुई, 4 हुई, है ना। तो इसका मतलब है कि हमें धनायन कितने हैं, 1 है, और ऋणायन कितने हैं, 4 हैं। तो धनायन कौन था, x था, इसका मतलब x 1 है, और ऋणायन कितना था, वो कौन था, y था। तो ऋणायन कितनी बार है, 4 बार। तो इसका मतलब यौगिक जब लिखा जाएगा, जैसे इसमें था हमारा, जो जितनी बार था उसको उतनी बार लिखा गया था। तो अतः यौगिक का सूत्र, अतः यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि धनायन क्या है, x 1 बार, है ना, 1 अनुपात, अगर ऐसे लिखना चाहे, ऋणायन क्या है, y, यहाँ 4 लिखेंगे, ऐसे तो होगा, यानी 1/4 हुआ कि नहीं हुआ। तो वह तो दिखाया नहीं जाता है, केवल 4 दिखाया जाता है, तो हम लिख सकते हैं x/4, है ना। यानी कि जैसे हम बोलते हैं CaCl2 बोलते हैं ना, कैल्शियम क्लोराइड, वैसे हम इसका यौगिक का सूत्र जो लिखा है x/4, यानी कि यौगिक का सूत्र जो हमारा होगा वो ये होगा। कब, जब यह यौगिक, यानी कि यह प्रश्नावली अर्थात क्वेश्चन कहेगा, सीसीपी अलग करता है, x के धनायन 1/4 हिस्से में है ना, अष्टफलकीय है, छिद्रों में है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। इस प्रकार से ये क्या हुआ, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को लगाने से पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है क्या कह रहा है। इसमें देखिए 2 कॉन्सेप्ट लगे हैं। आपको अभी 11वें लेक्चर में एक थ्योरी पढ़ाई गई थी, वो भी थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगा है। इसके पीछे जो सीसीपी और सीसीपी एससीसीपी के बारे में, छिद्रों की संख्या के बारे में डिस्कस किया गया था, उसका भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगा है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, अगर आप थ्योरी अच्छे से देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से जाकर के आप पीछे थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद इसको पुनः देखिए, तो शायद एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, और आपको अगला इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं डाउट होंगे, यानी कि लगता चला जाएगा, आपको कभी नहीं रुकेंगे। क्लियर, अब इसको नोट कर लीजिए। आई होप